हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक एजुकेशनल हब में। और जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से हम अभी NCERT को कवर कर रहे हैं। तो अभी जो पॉलिटिकल सेक्शन चल रहा है उसमें अभी तक मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उसको रेगुलर लेकर के हम चल रहे हैं। जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस को ना देखा हो तो पहले वो पिछली वीडियो को देख लें, ताकि हमारी पूरी NCERT की जो सीरीज़ चल रही है वो पूरा कवर हो सके और कहीं से भी कोई चीज़ें मिस ना होने पाए। तो चलिए, जो हमने मौलिक अधिकारों का सेक्शन शुरू किया हुआ है तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, तो चलिए, जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरन उसमें काफ़ी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका अब हम आगे अध्ययन करने पर मुझे एक पृष्ठभूमि मिलेगी किस तरीके से हमें अपनी सोच को विकसित करना है। तो चलिए, इसको आगे भी देख लीजिए। बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दिखावा नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। सुरक्षा की सभी मांगों उसी आशंका पर आधारित है जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरी के अवसर में है। ठीक है, देखेंगे, हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, अतः अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार प्राप्त है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे AMU है आपका, ये एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के बेस पे बना हुआ कॉलेज है। अभी हाल में एक विवाद भी इस पे चला था आरक्षण को लेकर के, तो आप इसको करंट से रिलेटेड करके देख सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में ओरिएंटेड एक तरीके से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझ रहे हैं, एक तरीके से उपचार का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कहीं से भी कोई भी गलती हो तो उसका हम निदान निकाल सकें। तो ठीक है, तो आज देखते हैं, इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहारों में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा हो सके। अब देखिए, इसमें जैसे दिया हुआ है एक एक्सरसाइज टाइप का, तो दिखा है कि मैं अपने मोहल्ले में तो अल्पसंख्यक हूँ पर शहर में बहुसंख्यक, भाषा के हिसाब से तो अल्पसंख्यक हूँ लेकिन धर्म के लिहाज से मैं बहुसंख्यक हूँ। क्या हम सभी अल्पसंख्यक नहीं हैं? ये चीज़ एक, ये भी क्वेश्चन है। तो ये हमारा संविधान निर्धारित करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम हो, वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो ठीक है, चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है
कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। हम सभी जानते हैं रिट के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत क्या आता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार जो उसके हैं वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहे हैं, तो ये परमादेश दिया जाता है। ठीक। निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए आदेश जारी करती हैं, जिसे हम निषेध आदेश कहते हैं। अब देखिए अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से उसे रोक देता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अधिकार परीक्षा। अब हम करते हैं अगली बात उत्प्रेक्षण रिट के बारे में। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उस पर अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमारे जो हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भी भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। संविधान में कुछ निर्देशक तत्व को समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती, तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थात यह है इसका अर्थ कि संविधान का यह एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान का एक हिस्सा तो है ये, लेकिन इसको न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशों की उससे सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अब नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये है नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। पहला है वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरा है वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। तो और तीसरा है वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों को देखने से पहले आपको संविधान निर्माताओं की भारतीय कल्पना का आभास होगा। ये एक थिंकिंग है कि हाँ, हमें इस चीज़ों का आभास होगा। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया
अनेक जमींदार उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था आदि सम्मिलित की गई हैं। चलिए अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध। क्या संबंध है इसको देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों को प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा भी देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी-कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है, तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व के जो उद्देश्य हैं उसको देख लीजिए। लोगों का कल्याण होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए, जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, संसाधनों का विकास भी होना चाहिए और उनका समान वितरण भी होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, ठीक है। तो इसमें नीतियां देख लीजिए। समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध हम लोग जानते हैं, मद्यपान, मदिरा, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है उसको देख लीजिए। पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा। अब इसमें से एक एक्सरसाइज दिया है, इसको अगर आपको देखना हो तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कहीं ना कहीं एक समस्या पैदा होती है तो उसकी एक कंडीशन होती है। तो उसमें क्या होता है, जब समस्या पैदा हुई इसको लागू करवाने में, तब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोध दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में आधिकारिक बाधक है, अधिकार जो हैं ये बाधक हैं, जो मौलिक अधिकार है। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इसने एक और भी जटिल वाद विवाद को जन्म दे दिया। वह संविधान के संशोधन से संबंधित था। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है, और न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ, जिसमें निर्णय देते हुए न्यायपालिका जो थी हमारी, उसने यह कहा कि संविधान की कुछ मूलभूत ढांचा है, उसका मूल ढांचागत है, उसकी विशेषताएं हैं और संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इसे हम 9वें अध्याय में संविधान के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, एक जीवंत दस्तावेज में विस्तार से पढ़ें
तो कुछ पेपर्स की कटिंग जिसमें लगाए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिए। और इसके बाद थोड़ी सी प्रश्नावली है जिसको मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए होगा तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको PDF के माध्यम से इस प्रश्नावली को आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल मैं वीडियो में भी इसको दे दूंगा, पढ़ूंगा नहीं, बस इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसको सॉल्व करने का मन करे तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करते जाइएगा और उसके बाद इसको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हेल्प में ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कहाँ पहुँचे क्या समझे। तो इसमें आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों के घोषणा पत्र और भारतीय संविधान में दिए नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ें। दोनों सूचियों में आपको कौन सी बातें एक समान लगती हैं उसको समझें और बताएं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने इन्हें अधिकारों के घोषणा पत्र में क्यों रखा, ये भी देख लें, बताएं। यदि आपको एक नए राष्ट्र के लिए संविधान बनाना हो तो उसके लिए आप क्या सुझाएंगे। ये सब आपके क्वेश्चंस हैं, इसको देख लीजिएगा और अपने हिसाब से इसको आंसर दीजिएगा पिछले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब मैं आगे की प्रश्नावली को भी दिखाते चला जा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके सॉल्व करते जाइएगा। देखिए इसमें सब लिखा हुआ है। आप सारे जो भी कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप अपने से पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें इसको सॉल्व करते हुए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो NCERT के एकदम मूलभूत उद्देश्य मान लीजिए ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में सहायता प्रदान करेंगे। तो आप इन सबको अच्छे से अपने से रीडिंग कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर ये हम यहाँ तक आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और रेगुलर पूरी तरीके से वीडियो को वॉच करें। आपके NCERT को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, बढ़िया से क्लियर कर दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।